हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा अभी तक हम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 12th का, जिसमें 2 चैप्टर्स थे। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस पूरे यूनिट को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करने के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 बट यूनिट नंबर 2, एंड दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने डील किया था विद चार्जेस एट रेस्ट, स्टैटिक चार्जेस से। अब हम डील करने जा रहे हैं चार्जेस इन मोशन। चार्जेस जब मोशन में होंगे तो उनसे रिलेटेड क्या क्या फिनोमिना होंगे, वो सब चीजें अब हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा क्विकली स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज करंट? फंडामेंटली करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस। ये आप सब जानते हैं। चार्जेस कितनी तरह के हो सकते हैं? 2 तरह के, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पॉजिटिव चार्जेस कहां से कहां फ्लो करते हैं, हाई पोटेंशियल टू लो, और नेगेटिव चार्जेस कहां से कहां फ्लो करेंगे, लो पोटेंशियल टू हाई। इसका मतलब थ्रू आउट अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो चार्जेस के फ्लो कराने के लिए हमें कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा, तभी चार्जेस फ्लो करेंगे। पॉजिटिव फ्लो करेंगे हाई पोटेंशियल टू लो, एंड नेगेटिव चार्जेस फ्लो करेंगे लो पोटेंशियल टू हाई। ठीक है, तो अगर आप किसी वायर के क्रॉस एक एंड पे हाई पोटेंशियल दे दें, दूसरे एंड पे लो पोटेंशियल दे दें, तो पक्की बात है पॉजिटिव चार्जेस हाई पोटेंशियल टू लो ट्रेवल करेंगे और नेगेटिव चार्जेस लो पोटेंशियल टू हाई, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लो टू हाई फ्लो करेंगे। इस मैकेनिज्म को आगे हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली चीज, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो करंट को फ्लो करने देते हैं। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स। सो व्हाट आर कंडक्टर्स? ये हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। Conductors are those materials which allow passage of current through them या which allow passage of charges through them. ऐसे materials, ऐसी bodies जिसमें से चार्ज फ्लो कर जाए, such bodies are called as, such materials are called as conductors. और जिनसे ना फ्लो कर सके उनको बोलते हैं insulators. Wood is an insulator, plastic is insulator, this cloth is insulator, paper is insulator. इसके दोनों एंड्स के क्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस दे भी देंगे, इस मार्कर के दोनों एंड्स के क्रॉस अगर आप एक एंड हाई पोटेंशियल पर रखें, एक लो पे, तो इसके बीच में से कोई चार्ज फ्लो नहीं करने वाला, क्योंकि ये बॉडी कैसी है? इंसुलेटिंग बॉडी है, इंसुलेटर है। इसका मतलब करंट फ्लो करवाने के लिए हमें कुछ खास तरह की बॉडीज की जरूरत है, जिनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। और हर कंडक्टर के पास फ्री चार्ज कैरियर्स का होना जरूरी है। ऐसे पार्टिकल जिनके पास चार्ज भी हो और वो फ्लो करने के लिए फ्री हो, वो फ्रीली ट्रेवल कर सकें, ऐसे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फ्री चार्ज कैरियर्स। ये हमने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था, अभी फिर से क्विकली डिस्कस करता हूं। कंडक्टर्स 2 तरह के हो सकते हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स, आयनिक कंडक्टर्स। हमारे घरों में जितनी वायरिंग है वो सारी की सारी मेटेलिक वायर्स है, कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर्स हम लोग यूज करते हैं। सो मेटेलिक वायर्स, और मेटेलिक वायर्स में अभी मैंने कहा हर कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज कैरियर का होना जरूरी है। तो मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं? 2000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन से हैं फ्री चार्ज कैरियर इनके पास? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम किनको कहते हैं बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, सिर्फ वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, जो बाउंड तो है पेरेंट न्यूक्लियस से, बट इतने लूजली बाउंड है कि आप हल्का सा धक्का मारो, थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस दो, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करो, वो अपने पेरेंट एटम को छोड़ के आगे ट्रेवल करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए हम उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। पूरी तरह वो फ्री तो नहीं है, वो बाउंड तो है पेरेंट न्यूक्लियस से, बट इतने लूजली बाउंड है कि आप हल्का सा पुश करें आगे ट्रेवल करना शुरू करेंगे, उन्हें हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो पहली कैटेगरी कौन सी है कंडक्टर्स की? मेटेलिक कंडक्टर्स। इनमें चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये किस स्टेट में कंडक्ट करते हैं? ये हमेशा सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करते हैं, एक्सेप्ट मर्करी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो भी कंडक्ट करेगा, वरना सारे के सारे मेटेलिक कंडक्टर्स आपको रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में ही मिलने वाले हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी ऑफ कंडक्टर्स। दीज आर आयनिक कंडक्टर्स, आयनिक कंपाउंड्स। ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर आयनिक कंडक्टर्स। इनके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? पॉजिटिव आयंस भी हैं और नेगेटिव आयंस भी हैं। हाँ, ये फ्री टू मूव होने चाहिए, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये फ्री टू मूव नहीं होते। ये फ्री टू मूव कब होंगे? जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिसोशिएट करेंगे, वो या तो एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में या मॉल्टन स्टेट में। हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हम सबकी किचन में कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट इज NaCl।
ये NaCl कंपाउंड डिसोशिएट कर जाता है Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में। लेकिन ये कब डिसोशिएट करेगा? या तो आप इसको पिघला दें, गर्म करें, ये मेल्ट हो जाए, या आप इसको किसी ग्लास ऑफ वाटर, अ बीकर ऑफ वाटर, किसी में भी थोड़े से पानी के अंदर आप इसको डिसॉल्व कर दें, एक एक्वस सॉल्यूशन बना दें। सॉल्यूशन स्टेट में ये अपने आप आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। पॉजिटिव आयंस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की ओर ट्रेवल करना शुरू कर देंगे और नेगेटिव आयंस लो पोटेंशियल टू हाई की ओर ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। सो दीज मटेरियल्स आर आल्सो कॉल्ड एज, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर आयनिक कंडक्टर्स, बट रिमेंबर they do conduct but only in molten state or aqueous solution state. ये solid state में कभी भी कंडक्ट नहीं करेंगे। आप एक नमक का ढेर लगाएं, दो वायर्स लगा दे बीच में, आप देखेंगे कोई कंडक्शन नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड सिर्फ एक चुटकी भर नमक, एक चम्मच नमक, एक ग्लास ऑफ वाटर या एक बकेट ऑफ वाटर में भी आप डिसॉल्व कर दें, दो वायर्स इंसर्ट करें, अब आप देखिए उन वायर्स के अक्रॉस करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, आज हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बाद में बात करते हैं कंडीशन फॉर स्टेडी करंट टू फ्लो। उससे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा करंट कितनी तरह का हो सकता है। करंट मे बी डीसी, करंट मे बी एसी। डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट एंड एसी स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। हम जो बैटरीज इस्तेमाल करते हैं, तो बैटरीज हमें क्या प्रोवाइड करती हैं? बैटरीज या सेल्स ये हमें डीसी सप्लाई करते हैं। क्या सप्लाई करते हैं? डीसी। लेकिन हमारी जो हाउस होल्ड सप्लाई है, जो हमारे घरों पे पावर सप्लाई आ रही है, वो कौन सी सप्लाई है? दैट इज एसी सप्लाई, ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है डीसी, क्या होता है एसी? डीसी, ध्यान से सुनिएगा, लिखा नहीं है बोर्ड पे, सुन लीजिए। डायरेक्ट करंट इज दैट करंट whose magnitude remains constant with time, whose magnitude does not change with time and direction is also fixed। अगर वो करंट इस एंड से इस एंड की ओर फ्लो कर रहा तो लगातार इसी एंड की ओर फ्लो करता रहेगा। अगर अभी वो 5 एम्पियर है तो लगातार 5 एम्पियर बना रहेगा। ऐसे करंट को हम बोलते हैं डीसी। सो डीसी का ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं करंट वर्सेस टाइम, तो देखिए कांस्टेंट करंट है, टाइम बदलता जा रहा है लेकिन करंट नहीं बदल रहा। करंट का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, डायरेक्शन भी फिक्स्ड है। ऐसे करंट को हम बोलते हैं डीसी या डायरेक्ट करंट। हालांकि डीसी में एक दूसरी कैटेगरी भी हो सकती है, वेरिएबल डीसी। इसलिए मैंने आपके सामने बोर्ड पे दो तरह का डीसी लिखा है। स्टेडी स्टेट डीसी जिसमें मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी फिक्स्ड है, जो मैंने अभी अभी डिफाइन किया, वो स्टेडी स्टेट डीसी या सिंपली स्टेडी डीसी है। दूसरा हो सकता है वेरिएबल डीसी। वेरिएबल के अंदर मैग्नीट्यूड तो बदल रहा है करंट का, बट डायरेक्शन नहीं बदल रही। अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इसी में फ्लो कर रहा है। हाँ, अभी 5 एम्पियर था, थोड़ी देर के बाद 6 हो गया, 7 हो गया, बीच में कम हो गया, बढ़ गया। अगर मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो भी ये डीसी है, बट कौन सा डीसी है? वेरिएबल डीसी। सो डीसी के केस में इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या? डायरेक्शन रिमेन्स फिक्स्ड। डायरेक्शन रिमेन्स फिक्स्ड, डायरेक्शन नहीं बदलेगी। अगर मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है तो स्टेडी डीसी, अगर मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो वेरिएबल डीसी, राइट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। Alternating current is that current whose magnitude changes continuously with time। अभी मैग्नीट्यूड 0 है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यहां पे पीक वैल्यू आ गई। सपोज इस पीक वैल्यू को मैं डिनोट करता हूं आई नॉट से। पीक वैल्यू आई, फिर करंट कम होना स्टार्ट हो गया। कम होते होते यहां पहुंचे तो ये करंट कितना हो गया? फिर से 0। जब करंट 0 हो गया तो फिर देखा हमने करंट अब नेगेटिव साइड बढ़ना शुरू हो गया। व्हाट डज इट मीन? कि पहले करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, अब डायरेक्शन नेगेटिव होने का मतलब पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल, अब नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव होने का मतलब अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है। अब रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, पहले 0 है, बढ़ते बढ़ते यहां पे आ गए तो इसकी वैल्यू होगी -I0। तो पीक वैल्यू पे आ गया फिर वैल्यू डिक्रीज होते होते 0 हो गई, फिर से इसने डायरेक्शन रिवर्स की, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया। तो करंट की डायरेक्शन लगातार बदल रही है। सो व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट? आप इसको कैसे डिफाइन करें? एक तो सिंपल तरीका, आपने एसएचएम पढ़ा बेटा क्लास 11th में, याद कीजिए। एसएचएम के केस में डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ऐसा ही आता था, और वहां पे एक चीज मैंने बार बार मेंशन की थी, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट नेसेसरली मीन डिस्प्लेसमेंट ओनली, इट इज वेरिएशन ऑफ अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां वेरिएशन किसकी हो रही है? करंट की। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, अ करंट दैट वेरीज सिंपल हार्मोनिकली विद टाइम। अ करंट विच वेरीज सिंपल हार्मोनिकली विद टाइम। एक ऐसा करंट जो सिंपल हार्मोनिकली वेरी करता है टाइम के साथ, सच अ करंट इज सेड टू बी ऑल्टरनेटिंग करंट। हमारे इंडिया में जो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है, हाउस होल्ड सप्लाई, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 50 हर्ट्ज।
50 हर्ट्ज मतलब 1 सेकेंड के अंदर 50 आपको पॉजिटिव साइकिल मिलेंगे, 50 नेगेटिव साइकिल, और एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल मिलके एक कंप्लीट साइकिल बनता है। कंप्लीट साइकिल क्या है, यहां से लेके यहां तक, तो ऐसे ऐसे 50 साइकिल्स आपको मिलेंगे, मतलब 50 पॉजिटिव एंड 50 नेगेटिव। सो सच ए करंट इज सेड टू बी ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट? नहीं तो आप इसे दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट्स अ करंट होज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विद टाइम एंड डायरेक्शन इज रिवर्स्ड पीरियोडिकली। एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है और मैग्नीट्यूड लगातार बदलता है, लगातार बदलता है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, कभी जीरो हो रहा है, फिर डायरेक्शन नेगेटिव होगी, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट बढ़ रहा है, फिर पीक वैल्यू आ गई, फिर जीरो, इस तरह से ये लगातार वेरी करे, तो ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। गॉट इट? हाँ, अब हमारे घरों में जब ऑल्टरनेटिंग सप्लाई आती है, हम कुछ डिवाइसेस ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिनको डीसी सप्लाई की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के मोबाइल फोन्स, तो उसके लिए हमें एक ऐसा पर्टिकुलर डिवाइस यूज करना पड़ता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। मोबाइल के अंदर बैटरी है, अभी अभी क्या बताया था, बैटरी डीसी का सोर्स है, क्या प्रोवाइड करती है, डीसी। तो अगर बैटरी को चार्ज करोगे उसमें स्टोर भी क्या होगा, डीसी। तो डीसी, तो हमारे घरों में सप्लाई जो है एसी, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एक डिवाइस यूज होता है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज रेक्टिफायर। व्हाट इज इट कॉल्ड? रेक्टिफायर। ये आपको पढ़ाया जाएगा आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस। और डीसी को एसी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को हम बोलते हैं बेटा जी ऑसिलेटर। ये भी आपको पढ़ाया जाएगा, एलसी ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर का काम क्या है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। तो मुझे बताइए, आपका मोबाइल चार्जर रेक्टिफायर का काम करता है कि ऑसिलेटर का? वो तो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो किसका काम करेगा, वो रेक्टिफायर का काम करेगा। तो ऑसिलेटर का काम हम कहां पे लेते हैं, तो देखिए हमारे घरों में इन्वर्टर्स यूज होते हैं। जब सप्लाई आ रही है तो इन्वर्टर चार्ज अप हो जाते हैं, वो बैटरी को चार्ज कर देता है, लेकिन जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ हुई तो वो उसी बैटरी से डीसी लेगा और हमारे घर में सप्लाई जो वापस करेगा वो कौन सी देगा, एसी। तो डीसी को वापस एसी में कन्वर्ट करेगा, तो वो काम कौन करता, ऑसिलेटर। So inverter is a combination of rectifier as well as oscillator. So rectifier AC को DC में, oscillator DC को AC में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर में दोनों चीजें हैं, तो इसलिए हम उसको इन्वर्टर कहते हैं, इन्वर्ट कर दे AC को DC, DC को AC में। ठीक है, तो आई होप आपको ये फंडामेंटल क्लियर हुए होंगे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इस चैप्टर में बेटा हमारी स्टडी ज्यादातर कन्फाइंड रहेगी मेटालिक कंडक्टर्स तक। तो जब जब हम कंडक्टर वर्ड यूज करेंगे आपने समझ लेना हम मेटालिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, यहां हम आयनिक कंडक्टर्स को स्टडी नहीं करने जा रहे। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल फिनोमेना सारे के सारे वैसे ही हैं। चलिए आई एम सॉरी, अब हम बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज, पहले हमने पढ़ा चार्जेस एट रेस्ट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं चार्जेस इन मोशन। तो क्या किसी कंडक्टर के अंदर अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो क्या वो हमें दिखेंगे? भाई फ्लो में कहां दिखेंगे, क्या रेस्ट में हमें दिखते थे? मान लीजिए इस बॉडी को मैंने चार्ज कर दिया, तो क्या इसके ऊपर चार्जेस मुझे दिख रहे हैं? नहीं, आंसर इज नो। तो चार्जेस हमें दिखते नहीं है, ना तो वो रेस्ट पे दिखते हैं ना तो वो मोशन में दिखते हैं। चार्जेस के इफेक्ट दिखते हैं, वी कैन एक्सपीरियंस द इफेक्ट्स। जैसे पेपर बिट्स के पास लाया तो इसने पेपर बिट्स को अट्रैक्ट किया, तो मैं समझ गया कि ये बॉडी चार्ज हो चुकी है, राइट? वैसे अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वायर तोड़ के देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा उसके अंदर फ्लो करता हुआ, बट आपको उसका इफेक्ट फील हो सकता है। कैसे? टच करके देखो, फील होगा कि नहीं? चलिए उसको छोड़िए, हम स्विच ऑन करते हैं, फैन ऑन हो गया, स्विच ऑन करते हैं, लाइट ऑन होगी, तो पक्की बात है कुछ ना कुछ फ्लो कर रहा है ना वहां पे। और अगर आज तक हमें पढ़ाया गया वही करंट है, तो इसका मतलब वो करंट वहां पे फ्लो कर रहा है। तभी तो स्विच ऑन करने पे फैन ऑन हो गया, मोबाइल ऑन हो, लाइट ऑन हो गई, या जो भी डिवाइसेस हैं हमारे, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारी जो स्टडी है मेनली कन्फाइंड होगी एक तो मेटालिक कंडक्टर्स इस चैप्टर में, और दूसरा डायरेक्ट करंट डीसी, और वो भी कौन सा, स्टेडी डीसी। अब जब जब करंट वर्ड आएगा इस चैप्टर में तो आपने समझ लेना किस डीसी की बात हो रही है, कि हम स्टेडी स्टेट डीसी की बात कर रहे हैं। ना तो हम वेरिएबल डीसी से डील करेंगे, ना तो हम ऑल्टरनेटिंग करंट से अब डील करेंगे, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट पे पूरा का पूरा एक चैप्टर है आपका जिसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स, उन सर्किट्स में कौन कौन से डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, उनका क्या क्या काम है, ये सब चीजें हम वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए अब हम इन चीजों को छोड़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कंडीशन फॉर स्टेडी करंट टू फ्लो।
तो कंडक्टर कौन सा स्टडी करेंगे, मेटेलिक, और करंट कौन सा होगा, डीसी, और वो भी कौन सा, स्टेडी स्टेट डीसी। अब मैं यहां बात कर रहा हूं स्टेडी स्टेट करंट फ्लो करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो कंडीशन होनी चाहिए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। तो मान लीजिए बेटा आपके सामने एक कंडक्टर है, एक मेटेलिक कंडक्टर है। हमने क्या पढ़ा था, एवरी कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। अगर इसके इस एंड पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो यहां भी 10 होगा, यहां भी 10 होगा, थ्रू द वॉल्यूम पोटेंशियल सेम होगा। या हम ऐसा कह लें कि अगर इस यहां पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो थ्रू द वॉल्यूम 0 वोल्ट होगा, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर आप एक वायर लाके इस तरह से रख दे तो इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। करंट फ्लो करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, चार्जेस को फ्लो करवाना। और चार्जेस कहां फ्लो करते हैं, पॉजिटिव फ्लो करते हैं हाई पोटेंशियल टू लो, और नेगेटिव फ्लो करते हैं लो पोटेंशियल टू हाई, राइट। अब ये चार्जेस कैसे कैसे फ्लो करते हैं, तो ये चीज समझते हैं। सबसे पहली चीज, चार्जेस फ्लो कराने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। एक एंड को हाई पोटेंशियल पे रख दिया, एक एंड को लो पोटेंशियल पे। पॉजिटिव, ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव वैल्यू हाईयर होगी नेगेटिव से, तो इसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो लो पोटेंशियल टू हाई फ्लो करना शुरू कर देंगे, और जल्दी ही ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो मोमेंटरी करंट मिलेगा आपको, स्टेडी स्टेट करंट नहीं मिलेगा। मान लीजिए यहां पे आपने चार्ज रखा, लेटर से प्लस क्यू, यहां पे रखा आपने माइनस क्यू, तो थोड़े से चार्जेस का फ्लो होगा, जल्दी ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इस एंड का पोटेंशियल हाईयर है, इस एंड का पोटेंशियल लोअर है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है, तो ये कंडक्टर अपने आप अपना पोटेंशियल कांस्टेंट करेगा थ्रू द वॉल्यूम। कैसे, चार्जेस के रीडिस्ट्रीब्यूशन से। यहां से माइनस क्यू इधर फ्लो करेगा, प्लस क्यू इधर फ्लो करेगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो जल्दी पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो करंट तो आपको मिला, मोमेंटरली मिला। या मान लीजिए आपने क्या काम किया, आपने इसके क्रॉस एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। कैपेसिटर की इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज था, तो मोमेंटरली करंट फ्लो करेगा। थोड़ा सा चार्ज आपने स्टोर किया था, थोड़े से चार्ज की वजह से थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मोमेंटरली करंट आपको मिलेगा। ये स्टेडी स्टेट करंट नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट करंट नहीं हो सकता। तो करंट फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए हमें, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम चाहते हैं करंट कांस्टेंट हो, करंट स्टेडी स्टेट करंट हो, तो स्टेडी करंट फ्लो कराने के लिए हमें कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा इसके एंड्स के क्रॉस, तभी हम स्टेडी स्टेट करंट इसमें से फ्लो करवा पाएंगे, राइट। ये काम कौन करता है, ये काम हमें करके देती है बैटरी, या फिर बैटरी की जगह सेल। बैटरी और सेल में कोई फर्क नहीं है बेटा, सेल ही बैटरी है। मतलब एक से ज्यादा सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। तो जो भी आपकी बैटरी, आपने घरों में इन्वर्टर की बैटरीज देखी होंगी, उसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने हैं, तो बहुत सारे सेल सीरीज में कनेक्टेड है, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सेल। तो अब मैं सेल या बैटरी वर्ड यूज करूं तो उसका मीनिंग सेम है। वैसे भी आप केमिस्ट्री में ये टॉपिक पढ़ ही रहे होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या पढ़ चुके होंगे, जिसमें आपने ये फिनोमिना पढ़ा कि सेल्स ये काम कैसे करते हैं। हाँ, काम क्या करते हैं, ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखते हैं। तो सेल या बैटरी हम यहां पे कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा सेल का सिंबल कुछ इस तरह का होता है। ये पॉजिटिव एंड, जो लंबी वाली बार, ये जो छोटी वाली बार है, ये नेगेटिव एंड को इंडिकेट कर रही है, लो पोटेंशियल एंड को, ठीक है। सो बैटरी और सेल, और अगर बैटरी होगी तो हम एक से ज्यादा सेल्स इस तरह से शो करते हैं, दिस इज बैटरी। और अगर सेल है तो सिंपली एक लंबी बार और एक छोटी बार, ये सेल का सिंबल है। हाँ, अगर कभी वेरिएबल वोल्टेज की बैटरी है तो हम इसके ऊपर एरो लगा देते हैं, मतलब हम वोल्टेज को अपनी मर्जी से वेरी कर सकते हैं। जो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है हम उसको अपनी मर्जी से वेरी कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। समझ आई ये बात। नो, व्हाट इज बैटरी। बैटरी को आप बेटा चार्ज पंप भी कह सकते हैं, चार्ज पंप, चार्ज पंप। बैटरी क्या काम करती है, मान लीजिए बैटरी के इस टर्मिनल से कुछ पॉजिटिव चार्ज निकल के इधर आया, ये यहां से यहां फ्लो किया। अब इस कंडक्टर में से ये पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही यहां आएगा तो नेगेटिव टर्मिनल इसी पॉजिटिव चार्ज को एब्सॉर्ब करेगा। बैटरी चार्ज डिलीवर नहीं कराती, सिंपली सर्कुलेट कराती है, पंप करती है। यहां से पॉजिटिव चार्ज को धक्का देगी बाहर, और उधर से उतरे ही पॉजिटिव चार्ज को ये एब्सॉर्ब करेगी। अगर इसने प्लस क्यू रिलीज किया पॉजिटिव टर्मिनल ने, तो पक्की बात है नेगेटिव टर्मिनल प्लस क्यू को एब्सॉर्ब भी करेगा। और दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव चार्जेस को आउटवर्ड पुश करेगा, ये नेगेटिव चार्जेस यहां से एंटर करेंगे, यहां से चलते हुए इधर आएंगे, और ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव चार्जेस को एब्सॉर्ब करेगा। दोनों टर्मिनल्स एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को बाहर पुश कर रहा है और नेगेटिव पॉजिटिव को एब्सॉर्ब कर रहा है, और नेगेटिव नेगेटिव को पुश कर रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल उसी नेगेटिव को एब्सॉर्ब कर रहा है। ये सिंपली पंपिंग एक्शन है,
ये सिंपली पंपिंग एक्शन। जैसे हमारे घरों में वाटर पंप है जो नीचे की टंकी से अंडरग्राउंड टैंक से ओवरहेड टैंक को भरता है, तो क्या वो पंप वाटर डिलीवर कर रहा है या सिंपली सर्कुलेट करवा रहा है उस वाटर को? तो पंप इज जस्ट सर्कुलेटिंग द वाटर, लो पोटेंशियल से उठा के हाई पोटेंशियल पे। अगर मैं सिंपली चार्ज वर्ड यूज करूं तो चार्ज हम किसके लिए लेते हैं? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज यहां से आया हाई पोटेंशियल एंड से, ये जल्दी पहुंच गया लो पोटेंशियल एंड पे। अब बैटरी क्या करेगी? उस लो पोटेंशियल एंड से पॉजिटिव चार्ज को एब्सॉर्ब करके वापस हाई पोटेंशियल पे लाएगी। जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं, मान लीजिए आपके घर की छत पे एक ओवरहेड टैंक है, इसके अंदर ये पानी भरा हुआ हमने। अब यहां पर आपने एक आउटलेट रखा, चूंकि पानी हाई पोटेंशियल पे है तो ये हर मटेरियल की टेंडेंसी है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ट्रेवल करना, हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू लो। तो यहां से ये पानी फ्लो करता हुआ इस वेसल में आ रहा होगा। जब ये पानी फ्लो कर रहा होगा तो बेटा इसका कुछ ना कुछ रेट ऑफ फ्लो होगा, पर सेकंड कुछ पानी फ्लो कर रहा है यहां पे। धीरे धीरे ये पानी यहां पे भरना स्टार्ट हो गया और ऊपर से इस पानी का लेवल कम होता जा रहा है। आप ये देखेंगे जैसे जैसे ये लेवल कम होता जाएगा, यहां रेट ऑफ फ्लो कम होता जाएगा कि नहीं, या उतना ही रहेगा? बताइए, कम होना चाहिए ना। तो रेट ऑफ फ्लो डिक्रीज करेगा जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा। पानी ऐसा कह लो जैसे जैसे पानी का लेवल डिक्रीज करेगा रेट ऑफ फ्लो डिक्रीज करेगा। यहां वाटर करंट फ्लो कर रहा है, आपने कई बार पढ़ा होगा वाटर करंट। वाटर करंट मतलब करंट इज जस्ट फ्लो, वो वाटर करंट है। और यहां पे कौन सा करंट है? चार्जेस का करंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं ये फ्लो स्टेडी बना रहे, ये कांस्टेंट बना रहे, तो हमें एक काम करना पड़ेगा। हम यहां पर एक मोटर पंप इस्तेमाल करते हैं, पंप, वाटर पंप, जो आप लोग घरों में यूज करते हैं। ये क्या करेगा? ये वाटर पंप जितना पानी 1 सेकंड में नीचे आ रहा है, अगर ये उतना पानी 1 सेकंड में वापस ऊपर भेज दे तो ये फ्लो कांस्टेंट रहेगा कि नहीं? हाई पोटेंशियल टू लो फ्लो कर रहा है वाटर। अगर आप चाहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कांस्टेंट हो तो 1 सेकंड में जितना पानी नीचे आ रहा है इतना पानी आपको वापस ऊपर भेजना पड़ेगा, तो रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट बना रहेगा, राइट? यस। हां, तो ये काम कौन कर रहा है? वाटर पंप। हां, पंप के काम करने के लिए क्या चाहिए? पंप को एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वही काम यहां पे ये पानी की जगह क्या चार्जेस का फ्लो हो रहा है। अगर हम चाहते हैं फ्लो स्टेडी है तो जितना चार्ज इधर से फ्लो करके इधर जा रहा है उसको घुमा के वापस यहां लाना पड़ेगा। ये काम कौन करके देगा हमें? बैटरी। हां, बैटरी किस प्रिंसिपल पे काम करती है? जैसे यहां पे इस पंप को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए तो बैटरी को एनर्जी चाहिए, तो बैटरी के अंदर एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन चल रही है जहां से वो एनर्जी क्रिएट होती है, जो एनर्जी बैटरी के पास आती है और बैटरी ये काम आपको करके देती है। सो बैटरी एक्ट्स एज अ चार्ज पंप। सो कांस्टेंट करंट के लिए, स्टेडी करंट के लिए हमें कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, वो कौन सप्लाई करेगा? बैटरी या सेल। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। तो चलिए बेटा इसके आगे थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। जब ये चार्जेस का फ्लो होता है, अब 2 तरह के चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो हम करंट की डायरेक्शन कौन सी लें? पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की लें कि नेगेटिव चार्जेस के? तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, जब हम सिंपली चार्ज वर्ड यूज करें तो कन्वेंशनली हमारा मीनिंग होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। सो कन्वेंशनली डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हम किसको लेंगे? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, नॉट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। अब सवाल यह कि ये पॉजिटिव चार्जेस कौन से और नेगेटिव चार्जेस कौन से हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेटालिक कंडक्टर्स की और मैंने बोला इसके पास फ्री चार्ज कैरियर, फ्री पार्टिकल जो फ्लो कर सकता है वो कौन सा है? सिंपली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां से आया? तो बेटा ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज हम बोलते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को नाम देते हैं होल, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या है? दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो 2 तरह के चार्ज पार्टिकल यहां फ्लो कर रहे हैं, पार्टिकल नहीं कहूंगा, आई एम सॉरी, पार्टिकल नहीं, 2 तरह के चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज किसकी फॉर्म में फ्लो कर रहा है? होल्स की फॉर्म में। और नेगेटिव चार्ज किसकी फॉर्म में फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, राइट। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये हाई पोटेंशियल टू लो जा रहा है और नेगेटिव, तो ये जो होल करंट है, होल करंट की डायरेक्शन को हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट मानते हैं। अब ये होल है क्या चीज? होल इज एम्प्टी स्पेस वेकेटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन, वैकेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एम्प्टी स्पेस वेकेटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ? जैसे ही आपने
देखो फर्स्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में सारी चीजें पढ़ी थी, सेकंड चैप्टर में हम उन्हीं को पोटेंशियल की टर्म्स में पढ़ना शुरू हो गए। तो आप ऐसा कह लो इस एंड को हाई पोटेंशियल पे मेंटेन किया, इस एंड को लो पोटेंशियल पे विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी, ऐसा कहिए। या ऐसा कहिए अगर यहाँ पॉजिटिव है और वहां नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा ही। आप ऐसा कहो कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया, या आप ऐसा कहो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया अक्रॉस द एंड्स, या ऐसा कहिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन कर दिया थ्रू आउट द कंडक्टर। हाँ जी बेटा, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। याद रखिएगा फ्लो करने वाला पार्टिकल सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चार्जेस दोनों फ्लो करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी फ्लो करते हैं और नेगेटिव भी फ्लो करते हैं, बट पार्टिकल सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। जो होल है वो पार्टिकल नहीं है, दैट इज जस्ट एम्प्टी स्पेस वेकेटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो यहां पे होल इधर फ्लो करना चाहिए बिकॉज इट एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पॉजिटिव चार्ज, और पार्टिकल सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, और नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, या नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा तो ये इधर ट्रेवल करेगा, ये कॉमन सेंस की बात है। अब सवाल ये कि ये होल कैसे ट्रेवल किया। मान लीजिए इस कंडक्टर के अंदर यहां पर सपोज यहां पर एक एटम है, इस एटम के अंदर ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते ये फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके यहां आ गया। जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके यहां आ गया, इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एटम पॉजिटिव आयन बनेगा कि नहीं? एटम बिकम्स अ पॉजिटिव आयन, मतलब वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गई? होल। इसी को हम बोलते हैं होल। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज होल। पॉजिटिव आयन भी होल नहीं है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को बेटा, पॉजिटिव आयन भी होल नहीं है, खालीपन, खालीपन इज कॉल्ड एज होल। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इज कॉल्ड एज होल। एनीवे, इलेक्ट्रॉन तो यहां आया, तो ये यहां आ गया, होल यहां क्रिएट हो गया। अब यहां पर एक और एटम है, इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन ने यहां जंप किया तो इस होल को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब होल कहां, यहां से होल अचानक गायब हो गया, पॉजिटिव आयन कहीं नहीं गया बट होल गायब हो गया, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया इस इलेक्ट्रॉन ने। तो वही पॉजिटिव चार्ज अब अगले एटम पे अपीयर हो गया कि नहीं, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। थोड़ी देर के बाद यहां से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इसको फिलअप करेगा, तो यही पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, फिर यहां वाला इलेक्ट्रॉन आएगा, होल को फिलअप करेगा, तो होल यहां क्रिएट हो गया, अगले एटम पे क्रिएट हो गया होल। एम्प्टीनेस आगे जा रही है, ये चीज समझो। पॉजिटिव आयन ट्रेवल नहीं कर रहा, आयन तो अपनी जगह पे फिक्स्ड है, वो जो पेरेंट एटम है वो फिक्स्ड है। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल करने वाला पार्टिकल अकेला इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चार्जेस दोनों ट्रेवल करते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। नेगेटिव पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, बट पॉजिटिव एम्प्टीनेस है, वो चार्ज आगे जरूर जा रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, होल आगे ट्रेवल कर रहा है। मान लीजिए बहुत सारी चेयर्स लगाई हैं आपने एक रो में, बीच में एक चेयर खाली है, दैट खालीपन, दैट एम्प्टीनेस इज होल। अब चेयर्स पे जो लोग बैठे हैं, मान लो वो इलेक्ट्रॉन है, इधर वाला आदमी उठ के इस चेयर को फिल कर देता है, तो एम्प्टीनेस यहां आ गई, चेयर तो नहीं ट्रांसफर हुई ना, तो वो चेयर थोड़ी गई, पेरेंट एटम थोड़ी वहां गया, बट एम्प्टीनेस वहां चली गई, तो इसको बोल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज वहां ट्रेवल कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज होल। So current is constituted in case of metallic conductors, it is constituted in the form of flow of holes as well as flow of electron. Hole current and electron current. Hole current ही conventional direction of flow of current है। हाँ, hole particle नहीं है, hole is just empty space vacated by an electron. Right? I hope ये clear हो गया होगा आपको बेटा। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ जी बेटा, तो करंट के फंडामेंटल अभी अभी हमने डिस्कस किए। ये भी डिस्कस किया कि करंट कितनी तरह का हो सकता है, डीसी हो सकता है, एसी हो सकता है। डीसी जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट डीसी। और अगर किसी डीसी का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बदल रहा है, जैसे यहां मैंने दिखाया करंट कम हो रहा है, यहां करंट बदल रहा है, तो अगर करंट का मैग्नीट्यूड बदले लेकिन डायरेक्शन ना बदले तो भी ये डीसी है, बट तब हम उसे बोलते हैं वेरिएबल डीसी। वेरिएबल डीसी, तो ये दोनों ग्राफ वेरिएबल डीसी के हैं, ये ग्राफ जो है वो स्टेडी डीसी का, स्टेडी स्टेट डीसी या सिंपली स्टेडी डीसी, जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट में मैग्नीट्यूड तो जरा भी कांस्टेंट नहीं है, लगातार बदल रहा है, डायरेक्शन भी फिक्स पीरियड के बाद रिवर्स हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा करंट फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं। व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? क्लास 11th में आपने पढ़ा, एनी क्वांटिटी whose magnitude can be measured and can be expressed in terms of numbers। तो क्या करंट को मेजर करके हम नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं? यस, सो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इज इट अ फंडामेंटल और अ डिराइव्ड क्वांटिटी? इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। आपको याद होगा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में हमने एक फंडामेंटल क्वांटिटी करंट भी डिस्कस की थी। ठीक है,
फिजिकल क्वांटिटीज की एक क्लासिफिकेशन और थी, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो उसमें से ये क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है? दिस क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। हालांकि इसकी डायरेक्शन होती है, ये पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव या हाई पोटेंशियल टू लो ट्रेवल करता है, बट ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो डायरेक्शन है ये कोई ज्योग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल डायरेक्शंस नहीं है, ये सर्किट के रिस्पेक्ट में है, हाई पोटेंशियल एंड टू लो पोटेंशियल। ये वो वाले डायरेक्शंस नहीं है जिनको हम डायरेक्शंस कहते हैं एक्चुअली, ठीक है। सो इसलिए इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा कारण इसका ये है कि वेक्टर क्वांटिटीज वही क्वांटिटीज वेक्टर कही जाती हैं जिनको ऐड करने के लिए आपको वेक्टर रूल्स अप्लाई करने पड़े। मान लीजिए यहां से करंट आया 2 एम्पियर, यहां पे करंट पहुंचा, इस पाथ से आया 3 एम्पियर, इस जंक्शन पे मिला और आगे एक ही पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, तो पक्की बात है ये करंट कितना होना चाहिए? 5 एम्पियर। इस चीज से तो फर्क नहीं पड़ेगा कि इन दोनों में एंगल कितना है। ये यहां से आते तो भी 5 एम्पियर होता, और अगर कभी ऐसा होता एक यहां से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, तो भी यहां जाके 2 एम्पियर और 3 एम्पियर मिलके 5 एम्पियर ही होते। तो उनको ऐड करने के लिए हम किस तरह से ऐड करते हैं? हम अलजेब्रिकली ऐड करते हैं, हम वेक्टर एडिशन के रूल्स अप्लाई नहीं करते, इसलिए हम क्या बोलते हैं? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो करंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। एक तो ये फंडामेंटल है पहली क्लासिफिकेशन में, दूसरी क्लासिफिकेशन थी स्केलर एंड वेक्टर, उसमें से ये कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो ये बातें बेटा हमने डिस्कस की। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकली। एनी फिजिकल क्वांटिटी is that quantity which whose magnitude can be measured and can be expressed in terms of number। तो अभी तक हमने करंट को एज अ फिनोमिना समझा। फिनोमिना क्या है? किस तरह से चार्जेस फ्लो करते हैं, किस कारण से। अब अगर फ्लो कर रहे हैं तो उसको मेजर करके नंबर्स में कैसे एक्सप्रेस किया जाए। क्योंकि अगर चार्ज तेजी से फ्लो करेगा तो हम बोलेंगे ज्यादा करंट है, अगर चार्ज धीरे फ्लो करेगा मतलब पर सेकंड जितना ज्यादा चार्ज फ्लो कर जाए किसी कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन से उतना ज्यादा करंट होगा। सो मैथमेटिकली व्हाट इज करंट? करंट इज जस्ट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। व्हाट इज करंट? इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। एक सेकेंड में से किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो करके जा रहा है, दैट इज करंट। तो करंट का मैथमेटिकल फॉर्मूला है या तो चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन Q by T, या आप dQ by dt, बिकॉज डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा है dy by dx इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हम dQ by dt लिखेंगे तो ये क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, राइट। हाँ, अगर चार्ज 1 कूलम फ्लो कर रहा है टाइम 1 सेकेंड के अंदर, तो ये दोनों 1 और 1 हो गए, तो करंट क्या हो गया? 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। इसी करंट को हम क्या बोलते हैं? दिस करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो अगर आपको करंट की SI यूनिट को डिफाइन करना हो, व्हाट इज 1 एम्पियर ऑफ करंट, तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर किसी कंडक्टर में से किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से हर 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज पास कर रहा है? 1 कूलम, तो हम बोलेंगे करंट कितना है? 1 एम्पियर, ठीक है। अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड, तो हम बोलेंगे करंट कितना है? 1 एम्पियर, ठीक है। तो 1 एम्पियर को भी डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने जो डेफिनेशन दी है वो एक अलग डेफिनेशन है, वो 2 पैरेलल कंडक्टर्स की फॉर्म में थी। अगर इन दोनों में से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे सेम डायरेक्शन में, तो ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे। वो कितनी है? दैट इज 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ ईच अदर, पर मीटर लेंथ ऑफ ईच अदर। कि अगर हमारे पास 2 पैरेलल कंडक्टर्स हैं विच आर हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों पैरेलल कंडक्टर्स एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे रखे गए हैं? दे आर हेल्ड अपार्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। और इन दोनों में से अगर आप 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराएं तो ये दोनों एक दूसरे पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स कितनी होगी? 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ ईच अदर, नॉट द टोटल फोर्स बट पर मीटर लेंथ ऑफ ईच अदर। तो इस करंट को हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट। दैट कांस्टेंट करंट विच इज व्हेन मेड टू फ्लो थ्रू 2 लॉन्ग parallel conductors held at 1 meter apart from each other will cause them to exert a force। ये force हालांकि magnetic force है, will cause them to exert a force of 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन per meter length of each other। तो ऐसे करंट को हम बोलेंगे 1 एम्पियर, राइट। अब बेटा अगर तो ये स्टेडी डीसी है, डीसी में भी पर्टिकुलरली स्टेडी डीसी ओनली, सिर्फ स्टेडी डीसी, तो फिर आप Q by T फॉर्मूला यूज करें या dQ by dt यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा आपने यूनिफॉर्म मोशन में v वेलोसिटी एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों सेम होती थी, तो आप उसको टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लें या ds अपॉन dt लिखें।
ये यूनिफॉर्म मोशन में था, जब मोशन यूनिफॉर्म है। वैसे ही जब रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट है तो आप q/t लें या dq/dt लें, एक ही बात है। बट अगर रेट ऑफ फ्लो वेरिएबल है, जो कि AC के केस में होता है या वेरिएबल DC के केस में, तो यहां एवरेज करंट अलग होगा, इंस्टेंटेनियस करंट अलग होगा। तो एवरेज करंट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे q/t, टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन। जैसे आप V एवरेज के लिए लिखते थे टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, या सिंपली s अपॉन t, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट। अब इंस्टेंटेनियस करंट के लिए क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्लो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dq/dt। तो याद रहेगा बेटा ये, तो याद रखिए अगर वेरिएबल रेट ऑफ फ्लो है तो q/t होगा एवरेज करंट और dq/dt होगा इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम टेकन। वैसे AC के केस में अगर आप देखें पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल में, टोटल चार्ज जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे चार्ज फ्लो किया इतना ही नेगेटिव साइकिल में पीछे आ गया, तो नेट चार्ज 0 होता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में फुल साइकिल के लिए करंट की एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, 0, ठीक है। एक छोटी सी चीज और, अगर हम AC और DC के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करें तो देखिए बेटा AC में और DC में, DC अगर स्टेडी स्टेट DC है मतलब रेट ऑफ फ्लो, करंट कांस्टेंट होने का मतलब रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट है, तो करंट लगातार एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है कांस्टेंट रेट पे। पॉजिटिव चार्जेस इधर ट्रेवल कर रहे हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रेवल कर रहे हैं एट अ कांस्टेंट रेट, एट अ कांस्टेंट रेट ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो ऐसे करंट को बोलते हैं DC। इमेजिन तो करें चार्जेस के फ्लो की टर्म्स में DC कैसा और AC कैसा है, ग्राफ तो बना लिया हमने। AC में क्या होगा, चार्जेस का मोशन टू एंड फ्रो होगा। कैसे, हमने बोला करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद, पॉजिटिव साइकिल के बाद नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया। तो पहले अगर ये चार्जेस इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पहले स्लो जा रहे हैं, धीरे धीरे रेट ऑफ फ्लो बढ़ गया, फिर रेट ऑफ फ्लो कम होकर 0 हो गया, फिर डायरेक्शन नेगेटिव होगी, मतलब जो चार्जेस पहले इधर जा रहे थे पहले स्पीड अप हुए, फिर स्लो हो गए 0, फिर वापस आएंगे, फिर स्पीड अप होंगे, फिर स्लो डाउन होंगे, फिर 0। तो देयर इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो DC में देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। DC में फ्लो कैसा होता है चार्ज पार्टिकल्स का, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। AC के केस में टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो फ्लो कह लो या टू एंड फ्रो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है, तो फ्लो ऑफ चार्ज। अगर चार्ज पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में लगातार फ्लो कर रहे हैं तो वो DC है, हाँ कांस्टेंट रेट पे तो स्टेडी DC, वेरिएबल रेट पे तो वेरिएबल DC। बट अगर टू एंड फ्रो मोशन है तो सच ए करंट इज सेड टू बी AC। अब कॉमन सेंस लगाइए बेटा, मास लेवल पे जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो हम AC जनरेट करते हैं या DC? AC। मास लेवल पे हमारी हाउस होल्ड सप्लाई जो भी आती है वो कैसी सप्लाई है, दैट इज AC। कैसी सप्लाई है, AC। अब आप विजुअलाइज करो एक तालाब में पानी है, उसको एक डायरेक्शन में फ्लो कराना आसान है या हल्की सी डिस्टर्बेंस देके टू एंड फ्रो मोशन देना आसान है? तो टू एंड फ्रो मोशन देना इजी। आप हल्का सा पत्थर फेंकेंगे एक तो उसके अंदर टू एंड फ्रो मोशन क्रिएट हो जाएगा, पूरे तालाब के सरफेस पे सारे मॉलिक्यूल टू एंड फ्रो ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाते हैं। उसी देखो यूनिवर्स लव सिमेट्री। तो वैसे ही चार्जेस को जब फ्लो कराना है मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर, चार्जेस बहुत सारे हैं। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज कैरियर मैंने बताया था 10⁻29 पर मीटर क्यूब मेटेलिक कंडक्टर्स के केस में। ये बहुत लार्ज नंबर है। मान लो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, ऐसे ही मान लो जैसे पानी है, किसी बहुत लंबी पाइप के अंदर पानी, एक लंबी वायर है, वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इस तरह से आप उनको इमेजिन करो कि मान लो इस पाइप के अंदर पानी है। इस पानी को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप हल्का सा ऐसे भी टैप कर दोगे तो पूरे पानी के अंदर टू एंड फ्रो मोशन इस तरह का क्रिएट हो जाएगा। तो वही चीज यहां पे है। कैसे करते हैं, जनरेटर क्या काम करता है वो एक अलग बात है, हम उसकी वर्किंग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे बेसिक लेवल पे सोचें कि टू एंड फ्रो मोशन देना इजी है और एक डायरेक्शन में फ्लो कराना थोड़ा मुश्किल है। दैट इज वाई मास लेवल पे जब भी इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होती है तो वो AC होता है, ना कि DC। DC छोटे मोटे लेवल पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हम जनरेट करते हैं या उसी AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, राइट। तो ये चीज समझ आ गई होगी आपको। फिर इसके बाद बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट, आगे नोट कर सकते हैं आप ये। चलिए बेटा, फंडामेंटल इंट्रोडक्शन के बाद आगे चलते हैं मैथमेटिकल पार्ट पे। फिलहाल ये पार्ट तो आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, बट स्टिल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फंडामेंटल्स हैं तो हमें समझ आई कि पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो करंट फ्लो करेगा, राइट। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, ये देने का काम कौन करेगा, बैटरी।
मान लीजिए V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया किसी कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस, तो पक्की बात है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा जो कितना होगा V/L। कहां से आया ये? आपने फॉर्मूला पढ़ा है E इज इक्वल टू -dV/dr, बट न्यूमेरिकली dV/dr है, और ये भी कहा था अगर फील्ड यूनिफॉर्म हम इसको V/d लिखते हैं, याद आया? तो ये वहीं से, अगर इस कंडक्टर की लेंथ L है तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन होगा? V/L। कॉमन सेंस की बात है, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का मार रहा है नेगेटिव चार्जेस को यहां और पॉजिटिव चार्जेस को यहां। या वैसे पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में भी हमने पढ़ा, पॉजिटिव फ्लो करते हैं हाई पोटेंशियल टू लो और नेगेटिव फ्रॉम लो टू हाई। फील्ड के टर्म्स में भी देख सकते हैं, पोटेंशियल के टर्म्स में भी, राइट? और पोटेंशियल और फील्ड का रिलेशन भी मैंने लिख दिया, राइट? इसके बाद बेटा आपने एक फंडामेंटल लॉ पढ़ा था, ओम्स लॉ, सबको याद होगा अच्छे से। ओम्स लॉ कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कॉमन सेंस की बात है भाई, करंट फ्लो ही V की वजह से कर रहा है, तो जितना ज्यादा V होगा उतना ज्यादा करंट आना चाहिए कि नहीं? तो V और I का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ये ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। जब भी दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उनके बीच का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है? हाँ, V को हम x एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, जनरली करंट को y एक्सिस पे, इसलिए क्योंकि V इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, V की वजह से करंट है, करंट की वजह से V नहीं है। हालांकि करंट फ्लो करेगा तो हम ये भी कह सकते हैं, पक्की बात है, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस है I × R, बट शुरुआत करंट की कहां से होती है? V से, इसलिए जनरली हम V को x एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। बट कभी आपको ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी मिल सकता है जहां V y एक्सिस पे, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, बट ज्यादातर ग्राफ में V आपको x एक्सिस पे मिलेगा, राइट? चलिए एनीवे, तो यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंसर्ट करते हैं हम R। इट्स अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी व्हिच इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ध्यान से समझिएगा, रेजिस्टेंस किसकी होती है? कंडक्टर की। हमने बोला कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी किसके लिए कांस्टेंट? किसी एक कंडक्टर के लिए कांस्टेंट। हर कंडक्टर की अपनी अपनी रेजिस्टेंस। एक ही रोल में से एक मेटेलिक वायर निकाली आपने 10 सेंटीमीटर, एक निकाली 50 सेंटीमीटर, तो पक्की बात है 50 सेंटीमीटर वाले की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। या दो वायर सेम लेंथ, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेम शेप, साइज एक जैसी हैं, बट दोनों अलग अलग मटेरियल के, एक एल्यूमिनियम है एक कॉपर है, तो दोनों की रेजिस्टेंस अलग अलग होगी, लेकिन किसी एक कंडक्टर की अपनी रेजिस्टेंस फिक्स्ड होगी। किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर सकती है रेजिस्टेंस? शेप और साइज पे भी डिपेंड करेगी कंडक्टर के, और साथ ही साथ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करेगी, याद रखिएगा, ठीक है? तो यहां से बेटा R की वैल्यू निकाले तो R की वैल्यू क्या आ रही है? V/I। R कम्स आउट टू बी V/I। और यहीं से सिर्फ इसी, अभी अगले पार्ट पे बाद में आते हैं। R को अगर आपने डिफाइन करना हो, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए बेटा, अगर करंट 1 एम्पियर हो, अगर करंट की वैल्यू 1 एम्पियर हो तो R और V बराबर होंगे। तो अब ध्यान से सुनिएगा, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, या इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर in order to make a current of 1 ampere to flow through it, in order to make a unit current flow through it। किसी कंडक्टर में से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराने के लिए जितना पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़े उतनी उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है। अगर 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देने पे 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो पक्की बात है इसकी रेजिस्टेंस 2 ओम है। अगर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देने पे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो पक्की बात है इसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है, ठीक है? तो देखिए, अगर I 1 एम्पियर है तो R V के इक्वल है, तो रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। अगेन बार बार कह रहा हूं, रेजिस्टेंस किसकी? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द potential difference required to be applied across its ends in order to make a current of 1 ampere to flow through it, right? और आप पहले से जानते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट 1 ओम। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं 1 ओम इज 1 वोल्ट पर एम्पेयर। तो 1 ओम को अगर डिफाइन करना हो तो 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर इन विच वी रिक्वायर टू अप्लाई ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इन ऑर्डर टू मेक अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर टू फ्लो थ्रू इट। तो किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगी? जब उसको 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दें तो उसमें से करंट कितना फ्लो कर जाए? 1 एम्पेयर, राइट? ग्राफ से भी बेटा आप रेजिस्टेंस की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पे किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे आपने वोल्टेज अप्लाई की V, करंट फ्लो कर रहा है I, तो हम जानते हैं R क्या? V/I। तो ये नीचे वाली साइड इसकी V होगी, ये वाली साइड, और ये वाली साइड I के बराबर है। तो देखो एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड क्या होता है? कॉट थीटा होगा कि नहीं? कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा।
अब tan थीटा क्या होता है? स्लोप ऑफ द लाइन। तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर ग्राफ से आपको रेजिस्टेंस डिटरमिन करनी हो, ग्राफ इज रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। तो वी आई ग्राफ से रेजिस्टेंस कैसे मिलेगी? रेसिप्रोकल। ज्यादा स्लोप तो कम रेजिस्टेंस, कम स्लोप तो ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तब जब वोल्टेज एक्स एक्सिस पे और करंट वाई एक्सिस पे, अगर उल्टा हो जाए, वोल्टेज वाई एक्सिस पे और करंट एक्स एक्सिस पे हो, तो फिर स्लोप ही रेजिस्टेंस होगी, ये भी याद रखिएगा, राइट। अब इस ग्राफ में मान लीजिए दो अलग अलग कंडक्टर्स के लिए हमने बी और ए के लिए, ए और बी दो अलग अलग कंडक्टर्स हैं, इनके लिए वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ हमने प्लॉट किया। दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं, हमने पहले ही कहा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इस केस में जब दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी ये बताइए। हमने बोला इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप, तो जिसकी स्लोप कम, मतलब पक्की बात है रेजिस्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B। डायग्राम में दिख रहा है कि स्लोप कम है, तो जिसकी स्लोप कम है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। कब? जब वोल्टेज एक्स एक्सिस पे और करंट वाई एक्सिस पे। अगर उल्टा हो जाए, वोल्टेज वाई एक्सिस पे आ जाए, करंट एक्स एक्सिस पे आ जाए, तो फिर उल्टा, फिर जिसकी स्लोप ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, राइट। अब अगली चीज हम बात करते हैं, रेजिस्टेंस को हम कॉमनली ऐसे भी डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, उसमें से उतना ही करंट फ्लो कराने के लिए आपको ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी। मान लीजिए सेम करंट आई फ्लो कराना आपको दो कंडक्टर से, किसको V ज्यादा देना पड़ेगा? उसको ज्यादा देना पड़ेगा जिसका R ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा अपोज कर रहा है। इट इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। चार्जेस तो दोनों फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, बट पॉजिटिव के फ्लो का कारण भी क्या था? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। पार्टिकल तो एक ही है ना, तो वो उस पार्टिकल के फ्लो को कौन सी चीज रोक रही है? तो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज कोलिजन्स बिटवीन मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड वाइब्रेटिंग पॉजिटिव आयन। सो व्हाट इज कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? कोलिजन्स बिटवीन मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड वाइब्रेटिंग पॉजिटिव आयन। फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने की कोशिश कर रहा है, जिस पेरेंट एटम ने, पेरेंट पॉजिटिव आयन तो अपनी अपनी जगह पे फिक्स्ड है, बट क्या वो रेस्ट पे होंगे? नहीं, हो सकते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, जहां बॉडी की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। तो वो जो मेन पेरेंट एटम्स हैं, अब वो पॉजिटिव आयन बन चुके हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुके हैं, तो वो पॉजिटिव आयन अपनी अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन एक बेचारा चलता हुआ आ रहा था, तो यहां एक पॉजिटिव आयन वाइब्रेट कर रहा है थर्मल एनर्जी की वजह से, रैंडम वाइब्रेशन जो है इसकी। अब इसका इलेक्ट्रॉन गुम हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा है, तभी यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया, इसने इसको पकड़ लिया, तभी बैटरी ने धक्का मारा, फिर छुड़ा दिया। पीछे से दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, इसने उसको फिर से पकड़ा, फिर बैटरी ने धक्का मारा, छुड़ा दिया। या ऐसा कहिए, एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता हुआ आ रहा है, रास्ते में पॉजिटिव आयन वाइब्रेट कर रहा है, इसने इसको पकड़ लिया, फिर बैटरी ने धक्का मार के छुड़ाया, आगे दूसरा पॉजिटिव आयन वाइब्रेट कर रहा था, उसने इसको पकड़ लिया, फिर आगे गए, आगे तीसरा वाइब। तो बैटरी लगातार इनको छुड़ा के फ्लो करा रही है, और रोक कौन रहा है? पॉजिटिव आयन जो रास्ते में वाइब्रेट हो रहे हैं, लगातार वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस। सो व्हाट इज कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? तो बेटा कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज कोलिजन्स बिटवीन मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड वाइब्रेटिंग पॉजिटिव आयंस। तो मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन और वाइब्रेटिंग पॉजिटिव आयन के बीच की कोलिजन्स की वजह से ही रेजिस्टेंस होती है। दिस इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। अब बेटा अगर हमें रेजिस्टेंस कम करनी है तो हमें कोलिजन्स कम करवानी पड़ेंगी। तो ऐसा कंडक्टर जिसमें बिल्कुल भी रेजिस्टेंस ना हो, सच ए कंडक्टर इज सेड टू बी सुपर कंडक्टर। सच ए कंडक्टर इज सेड टू बी सुपर कंडक्टर। जैसे मैन और सुपरमैन, वैसे कंडक्टर और सुपर कंडक्टर, मैन सुपरमैन, कंडक्टर सुपर कंडक्टर। ऐसा कंडक्टर, देखो मैन की लिमिटेशन है, मैन को चल के जाना है, सुपरमैन उड़ के भी जा सकता है, मैन वाली लिमिटेशन नहीं है। वैसे एक आम कंडक्टर की लिमिटेशन, कंडक्टर का काम है करंट को फ्लो करवाना, बट कंडक्टर की लिमिटेशन है, बेचारे के अंदर रेजिस्टेंस है। तो ऐसा कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस जीरो हो, सच ए कंडक्टर इज सेड टू बी सुपर कंडक्टर। एक ऐसा कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस जीरो हो। और सभी के सभी मेटेलिक कंडक्टर्स एट एब्सोल्यूट जीरो, एट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को हो या जीरो केल्विन टेम्परेचर पे, सभी मेटेलिक कंडक्टर्स सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते हो, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे सारे मॉलिक्यूल अपनी अपनी जगह पे रेस्ट पे आ जाएंगे। देयर आर लार्ज इंटरएटॉमिक स्पेसेस, उन इंटरएटॉमिक स्पेसेस में सब इलेक्ट्रॉन फ्रीली ट्रेवल कर सकता है। अब कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगी। समझ आई ये बात?
रेजिस्टेंस जीरो होने का मीनिंग आपको बेटा एक अलग तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक बैटरी है, बैटरी के दो टर्मिनल्स है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जैसे ही आपने वायर यहां पॉजिटिव और नेगेटिव के क्रॉस कनेक्ट की, इस वायर में से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। जैसे ही डिस्कनेक्ट करते हो करंट इमीडिएटली स्टॉप करता है कि नहीं? बट अगर ये वायर सुपर कंडक्टिंग होती तो क्या होता? इमीडिएटली करंट क्यों स्टॉप कर गया? वरना हमने पढ़ा एनी बॉडी इन मोशन टेंड्स टू रिमेन इन मोशन, तो इलेक्ट्रॉन तो मोशन में रहने चाहिए थे, बट वो लगातार कोलिजन्स हो रही हैं, रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से करंट स्टॉप कर गया। बट अगर ये वायर सुपर कंडक्टिंग वायर होती, मैं जैसे इसको बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करता, इसमें से करंट फ्लो करता, और अचानक से दोनों नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से हटा के इस वायर को एक क्लोज लूप बना लेता, तो वो जो करंट एक बार सेटअप हो चुका है वो बहुत देर तक, कितनी देर तक, कई हफ्तों तक चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं है। सोचिए, अगर रूम टेम्परेचर पे, 0 केल्विन पे, 0 केल्विन इज वेरी डिफिकल्ट टू अटेन, सारे मेटेलिक कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, बट अगर रूम टेम्परेचर पे हो तो हमारी कितनी एनर्जी की सेविंग हो जाएगी। आपने फैन ऑन करना है, एक छोटी सी बैटरी पॉकेट में रखेंगे, फैन के दोनों टर्मिनल्स को लगाएंगे, थोड़ी देर में फैन स्पीड एक्वायर करेगा, बस बैटरी हटाएंगे, दोनों टर्मिनल्स को आपस में जोड़ देंगे, वो चलता रहेगा कई हफ्तों तक। जब स्पीड कम होगी दोबारा बैटरी निकालेंगे, बूस्ट करेंगे। लेकिन ऐसा तब हो सकता है जब रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर अवेलेबल हो। तो कंडक्टर्स को ठंडा करें तो उनकी रेजिस्टेंस कम होती है, ठंडा करते करते 0 केल्विन पे आ जाए तो सारे मेटेलिक कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। बट सबके लिए 0 केल्विन पे आने की जरूरत हमें नहीं पड़ती, हर एक के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर, TC भी हम कई बार इसको कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर बिलो विच द रेजिस्टेंस डिसअपियर्स, या ऐसा कहो बिलो विच द कंडक्टर बिकम्स अ सुपर कंडक्टर। फॉर मर्करी वैल्यू ऑफ TC इज 4 केल्विन, है 0 केल्विन के आसपास सबका। साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं लगातार कि हमें रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर मिले, बहुत सारे अलॉयज इन्होंने बनाने की कोशिश की, अभी भी 70, 80, 90 केल्विन पे सुपर कंडक्टर हमें मिल पाए हैं, जो कि अगेन बहुत लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अटेन। बट रूम टेम्परेचर पे आज तक कोई सुपर कंडक्टर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो आपको साथ ही साथ मैंने एक नया फिनोमिना समझा दिया, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टर ऐसा कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस 0, कोई भी मेटेलिक कंडक्टर 0 केल्विन पे सुपर कंडक्टर बन जाता है, और ना कि सिर्फ 0 केल्विन पे, एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स आप कह सकते हैं, बिलो अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, व्हेन इट इज कूल्ड बिलो अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, its resistance becomes 0. That value of temperature is called as critical temperature. This phenomena is called as superconductivity. Such a conductor is said to be a superconductor, right? Resistance, और रेजिस्टेंस के बाद बेटा रेजिस्टिविटी भी आप क्लास 10th में पढ़ चुके, आपने पढ़ा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लेंथ बढ़ाओगे तो ज्यादा कोलिजन्स होंगी कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को वहां ट्रेवल करने के लिए ज्यादा कोलिजन सफर करनी पड़ेंगी, ज्यादा कोलिजन होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। एरिया बढ़ाओगे फॉर सेम करंट, एरिया ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन घूम फिर के जा सकता है, कोलिजन से बच सकता है। मान लीजिए आप एक ऑडिटोरियम से बाहर आ रहे हैं, सिर्फ एक डोर खुला है, तो कितनी कोलिजन्स होंगी? 4, 5, 6 सारे डोर खोल दिए जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया जाए तो कोलिजन्स कम होगी। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कंबाइन किया, यहां एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस किया, रो। दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बट किसकी? ऑफ अ मटेरियल। ये कांस्टेंट है हर एक मटेरियल के लिए। कॉपर की अपनी रेजिस्टिविटी है, आयरन की अपनी रेजिस्टिविटी है, एल्यूमिनियम की अपनी है, तो हर एक मटेरियल की रेजिस्टेंस किसकी थी? कंडक्टर की। एक ही मटेरियल के दो अलग अलग कंडक्टर लोगे तो दोनों की रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकती है, बट रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी सिंपली मटेरियल पे। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसकी यूनिट है बेटा ओम सेंटीमीटर। रो इज इक्वल टू R इंटू A/L। R की यूनिट होगी 1 ओम इंटू 1 मीटर स्क्वायर अपॉन 1 मीटर। तो ओम मीटर, 1 ओम मीटर इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। What is resistivity? If length is 1 meter and area is 1 meter square, then दोनों को then rho is equal to R। रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जानी चाहिए? रेजिस्टेंस के इक्वल हो जानी चाहिए कि नहीं? सोचिए जरा, इसी फॉर्मूले में L और A को 1 पुट करो। सो रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ दैट मटेरियल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ 1 मीटर। या ऐसा भी कह सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर हो। जैसे मान लीजिए आपको कहता हूं बेटा
आप कॉपर की रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करो। आप कॉपर का एक कंडक्टर बनाओ जिसकी लेंथ भी 1 मीटर हो और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। इसके दोनों ऑपोजिट फेसेस के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस आएगी उतनी ही इसकी रेजिस्टिविटी होगी। यहां हम ऐसा कह सकते हैं इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट क्यूब ऑफ दैट मटेरियल। रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट क्यूब, एक क्यूब बनाइए जिसकी हर एक साइड 1 मीटर है। जब साइड 1 मीटर होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपने आप 1 मीटर हो गया, लेंथ भी 1 मीटर होगी, तो इन दोनों एंड्स के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगी उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसकी ऐसा यूनिट है 1 ओम मीटर। तो ये मैंने शॉर्टकट में इसलिए बताया बेटा क्योंकि ऑलरेडी क्लास 10th में भी आप पढ़ चुके हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यहां तक आप कीजिए, हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट याद रखिएगा एक मटेरियल के लिए फिक्स्ड है। हाँ, किसी और फैक्टर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी, वो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, राइट। सो अभी कीजिए, आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।